हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 12th के लिए जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम आप सबों का होने वाला है उसके लिए टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। आपको हम दो वीडियो देने वाले हैं जिसमें से 100 और प्लस 100 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और उसी में से आपका 30 का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेज करने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। और इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड होगा। और ये देख सकते हैं हमारा प्यारा सा योद्धा गैस पेपर है और ये गैस पेपर हम सभी के लिए बनाए। आज का वीडियो साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये हम जो योद्धा गैस पेपर बनाए हैं वो सबके लिए बनाए हैं और हम 5 सेट दिए हैं आपको, है ना। आपको 5 सेट करना है और कम से कम 3 साल का PYQ करना है। उसके बाद 80 मार्क्स का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा इकोनॉमिक्स का, उसमें से आप 70 प्लस मार्क्स आराम से ले आइएगा, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेरा 5 सेट और 5 ये मेरा 3 साल का PYQ। ठीक है, बस इतना पढ़ना है और आपको लाना है एकदम 70 प्लस, यानी 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा तो उसमें से 90 प्लस आराम से इतने में से आ जाएगा। ठीक है, जो अभी तक हमारे योद्धा गैस पेपर नहीं खरीदे हैं वो इसी वीडियो के अभी सामने आपको दिख रहा होगा। देखिए योद्धा गैस पेपर जिसका प्राइस है 200, लेकिन ये मिल रहा है आपको सिर्फ 99 में। कितना में मिल रहा है? सिर्फ 99 में। तो आपको करना क्या है, तो टारगेट टॉपर 95 ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना है और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको योद्धा गैस पेपर को खरीद लेना है। कितना में? 99 में। और 99 में आपको क्या मिल जाएगा? ऑल सब्जेक्ट का योद्धा गैस पेपर। ठीक है, देखिए जो आर्ट्स वाले होंगे वो आर्ट्स गैस पेपर खरीदिएगा। ठीक है, और जो साइंस वाले होंगे उसके लिए है योद्धा गैस पेपर। तो दोनों सामने दिख रहा होगा, ऑल सब्जेक्ट का है, सिर्फ 99 में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करके अभी भी खरीद सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे हम आपको ये ऑब्जेक्टिव करा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग के सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन। कहता हु वाज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे एडम स्मिथ, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वह वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, यानी कि द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सा कर्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, है ना। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है ना, यही दिखाता है किस चीज़ को? तो आर्थिक समस्या को दर्शाता है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दूसरा का हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक, अका दो ऑब्जेक्टिव का हो सकता है मिस्टेक से कहीं आंसर गलत हो जाए तो कमेंट में आप उसका सही आंसर जरूर बताइएगा, लेकिन गलत तो होगा नहीं, लेकिन कहीं हो जाए गलती से, है ना। कहता है विच इज, तीसरा क्वेश्चन कहता है विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अन इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है वो क्या है ना। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा का, वो हो जाना चाहिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका ठीक, क्योंकि ये संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का उपयोग और आर्थिक विकास, ये तीनों जो है वो आपका एक तरह का क्या है? तो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ गया कुछ? चलिए अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हु, है ना, हु प्रपोज्ड द ऑर्डिनल, क्या लिखा हुआ है? यूटिलिटी थ्योरी, यानी कि जो कर्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था, है ना। तो 4 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे आपका हिल्क और एलन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे चौथा का क्या हो जाएगा? हम लोगों का सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? आराम से देखना है। क्या कहता है कि विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ, यहाँ पे गॉसेन, यानी गॉसेन का पहला नियम कौन सा था, है ना। तो 5वां का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका लॉ ऑफ डिमिस्टिंग आपका मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि क्या लिखा हुआ है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 5वां का क्या हो जाएगा? हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ डिमांड फंक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण मांग फलन का है। ठीक है, तो 6 का यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 6 का आप लोगों का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाने वाला है, हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, dx बराबर एफ वी एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा? हम लोगों का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विथ अ राइज इन प्राइस ऑफ डिमांड फॉर, यहाँ पे गिफेन गुड्स, यानी कि कीमत में वृद्धि के साथ गिफेन गुड्स की क्या होता है ना। तो यहाँ पे इसका जो 7वां का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डिक्रीज करता है ना। जो गिफेन गुड्स का कीमत होता है वो क्या करता है? तो घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों का सवाल आएगा भैया कि आपका गैस पेपर किस में रहेगा? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, हाँ आर्ट्स वालों का सिर्फ हिंदी में है, लेकिन साइंस वालों का हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है उत्पादन फलन की इस प्रकार की क्या बोलता है? इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस, यानी उत्पादन फलन को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका QX बराबर FABCD, इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही है।
तो 9 का यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा, एकदम रट लेना है, वो हो जाएगा आपका TBC बराबर TC माइनस TFC। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहता है कि किसी वस्तु की कीमत 5% में वृद्धि होने पर उसकी आपूर्ति की मात्रा 5% बढ़ जाती है, तो वस्तु की आपूर्ति क्या होगी, यानी कि जो यहाँ पे क्वांटिटी है, सप्लाई ऑफ गुड इंक्रीजेज करता है वो 5% करता है, ठीक है। तो क्या व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज 5%, जब प्राइस में भी क्या हो जाता है 5% वृद्धि किया जाता है, तो कहते हैं देन द सप्लाई ऑफ द गुड्स विल बी, तो जो कहता है कि जो वस्तु की आपूर्ति होगी वो सर क्या हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान देना कि वो क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पे इकाई लोचदा हो जाएगा, यानी कि यूनिट इलास्टिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आप सबका कि वस्तुओं की आपूर्ति का निर्धारण कारक है, यानी कि डिटर्मिनेशन फैक्टर ऑफ सप्लाई गुड्स इज, यानी कि गुड्स को सप्लाई करने का जो डिटर्मिनेशन फैक्टर होता है, यानी कि निर्धारण कारण होता है, कौन निर्धारित करता है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो 11 का यहाँ पे सही आंसर हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र एजेंट है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट, है ना। तो 12 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बैंक जो है वो एक तरह का समष्टि अर्थव्यवस्था एजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज, स्टॉक चर का एक उदाहरण है, कौन है सर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूंजी, कैपिटल, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में, बोल सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है एक से अधिक बार वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को शामिल करना राष्ट्रीय आय की गणना कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना क्या कहलाती है कि एक से अधिक बार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहीं शामिल कर लिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपका दोहरी गिनती, है ना, डबल काउंटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा शामिल है, यानी इन चारों में से प्राइमरी सेक्टर कौन है हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फॉरेस्ट, है ना, जंगल आपका क्या है, तो आपका प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। चलिए वैसे इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 60 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है ना। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणनांक का मान 4 है ना, तो बचत की सीमांत प्रकृति का मान क्या होगा, है ना, यानी कि इफ द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लियर इन अ इकोनॉमी इज 4, कहते हैं देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 16 का, वो याद कर लेना इसको, ठीक है, वो आ जाएगा 0.25। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक J.M. कीन्स द्वारा लिखी गई, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय J.M. कीन्स, तो इसका 17 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार का सामान्य सिद्धांत। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो J.M. कीन्स के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है आपूर्ति अपनी स्वयं, है ना, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, किसने कहा था, यानी सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड्स, हु सेड इट, यानी किसके द्वारा कहा गया है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे कहा गया है किसके द्वारा, JBC के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि मांग अधिक है तो कीमत की प्रकृति होगी, है ना, यानी कि इफ देयर इज एक्सिस ऑफ डिमांड, यानी डिमांड मान लो ज़्यादा है, तो कहता है जो प्राइस ऑफ टेंट्स, तो प्राइस ऑफ टेंट्स क्या करेगा, तो हमेशा इंक्रीज करेगा। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बढ़ जाएगा। जैसे आप सामान कोई चीज़ कम है बाजार में, है ना, और ख़रीदने वाला ज़्यादा है, तो महंगा हो जाएगा ना सामान, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है उपभोग फलन C बराबर A प्लस बी वाई में जो है वो स्वायत्त उपभोग है, कौन है, यानी कि दी ऑटोनोमियस कंज्यूमिशन, क्या लिखा है, कंजुप्शन, है ना, इन दी आपका कंजुप्शन फंक्शन C बराबर A प्लस बी वाई इज, तो इसमें से कौन आपका स्वायत्त उपभोग होगा, तो 20 का सेम सर हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी सही हो जाएगा ना, कहाँ गया 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसर ए सही होगा लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिकल्टी ऑफ पेस्टल सिस्टम, तो कौन सा कठिनाई है यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली की, तो इसकी कठिनाई जो है प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, सब कुछ, यानी कि वस्तु के सामान्य स्वीकार माप का अभाव, है ना, माल में विभाजन की कठिनाई और दोहरे संभोग का अभाव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ता है तो वाणिज्यिक बैंकों के ऋण देने की क्षमता क्या होगा,
है ना। तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स अनचेंज होगा कि नन ऑफ दिस। तो 22 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज करेगा यानी कि घटता है। ठीक है, अगला मुद्रा का कार्य यानी द फंक्शन ऑफ मनी इज, मुद्रा का क्या काम होता है सर? विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, मूल्य का माप, मेजर ऑफ वैल्यू, और मूल्य का भंडार, भंडार होना चाहिए, स्टोर ऑफ वैल्यू, और ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सब काम करता है मुद्रा। ठीक है, अगला बोलता है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य यानी मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है सर? तो इसका मेन काम होता है यहाँ पे सब कुछ, ऑल ऑफ दिस, मुद्रा नोट जारी करना, बैंकों का बैंक होता है, और केंद्र सरकार का बैंक एजेंट भी होता है, यानी आप पे बैंकर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक ऑफ बैंक्स भी होता है, और ये इशू करेंसी नोट्स। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का राजस्व आय का स्रोत है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, कहाँ से वो लाभ कमाता है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सरकारी निवेश से लाभांश, यानी सरकारी निवेश से लाभांश उसको मिलता है। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस प्रकार से होना चाहिए, यहाँ पे किस प्रकार से बजट में सरकार का अर्थ उसकी आय से अधिक होता है, यानी कि इन विच टाइप ऑफ बजट इज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट मोर देन इट्स इनकम, यानी उसके इनकम से एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैसे ज़्यादा होता है उसका, है ना। तो यहाँ पे 26 का जो सही आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, घाटे का बजट, यानी डी क्या बोलता है, डिफिसिट बजट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का जनरली सही होना चाहिए, ये भी आंसर आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे सही है। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न में से उत्पाद को किस मापती उत्पाद को जीएसटी सूची से बाहर रखा गया, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी से किसको बाहर रखा गया सर? तो इसका 27 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, है ना, यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर कौन सा है इसमें से, है ना। तो यहाँ पे 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ, इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स, ये दोनों एक तरह से डायरेक्ट टैक्स ही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही होना चाहिए। कहता है भारत का विदेशी मुद्रा में प्रवाह का एक कारण है, यानी कि वन ऑफ द रीजन्स फॉर द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया इज, तो इसका क्या है मेन रीजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तीसरा नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है विदेशी विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज जो है वो आपका किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है सर, है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति को देखकर, है ना, यानी डिमांड और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को लेकर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 30 का सही होगा। हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव देख दिया है, अब हम लोग 70 और देखने वाले, तब हम लोग का 100 होगा, है ना। तो कैसे देखेंगे 70, फिर हम लोग 30 देखेंगे तो हो जाएगा टोटल 60, और फिर हम लोग देखेंगे 30 तो हो जाएगा टोटल 90, और फिर हम लोग देखेंगे 10 तो हो जाएगा कितना टोटल 100, है ना। 30 60 30 90 और 10 100। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। अब हम लोग चलते हैं फिर से 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम लोग के साथ नेक्स्ट जो है वो 30 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। तो देख सकते हैं हम लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि दो वस्तु एक्स और वाई के लिए उत्पादन संभावनाएं दी गई है, देख सकते हैं, है ना, वस्तु और एक्स और वाई है दो, ठीक है, उसके लिए उत्पादन संभावना देखो दे दिया गया है। ठीक है, कहता है उत्पादन संभावना वक्र का आकार जो होगा वो कैसा होगा, है ना, कैसा होगा जो बनेगा इसका वक्र शो, यानी ग्राफ जो बनेगा वो कैसा होगा सर? तो इसका सेम आंसर होगा यहाँ पे नेगेटिव स्लोट एंड स्ट्रेट लाइन, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रो, है ना, प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम कौन है सर? तो इसका दूसरे का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि किसके लिए उत्पादन हो, है ना, यानी कि फॉर होम टू प्रोडक्ट, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अर्थशास्त्र में जो व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग जो है ना, सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, है ना, यानी कि विच इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूज टू टर्म माइक्रो और मैक्रो इन इकोनॉमिक्स, किसने यूज़ किया था सर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पे आपका रैगनर फ्रिस ने, किसने? रैगनर फ्रिस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसान ट्रैक्टर और हल बैल में से तकनीक चुनता है ना, यदि
कहता है यह किस केंद्रीय समस्या से संबंधित है, यानी कि यह फार्मर चूज बिटवीन ट्रैक्टर एंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ब्लॉक्स ऑफ, यहाँ पे प्लॉसिंग है ना। कहता है कि दिस रीड्स टू विच सेंट्रल प्रॉब्लम, ये किस सेंट्रल प्रॉब्लम में आता है, जिसका सेंसर रहेगा कि कैसे उत्पादन करें, यानी हाउ इट टू प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ पे प्रोड्यूस, बात से हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। तो पांचवा का यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड मार्शल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आ पर्सन कंज्यूम फोर, है ना, गोलगेप एंड गेट्स 15, 12, 10, 8 यूनिट रिस्पेक्टिवली, है ना। कहता है चार गो यहाँ पे गोलगप्पे, कहता है एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे खाता है जिसमें से 15, 12, 10 और 8 यूनिट्स प्राप्त होता है। कहता है कल उपयोगिता कितनी होगी, यानी कि व्हाट इज द टोटल आपका यूटिलिटी टोटल कितना यूनिट हो जाएगा सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 यूनिट। कितना हो जाएगा, 45 यूनिट, ठीक है। सब जुड़ जाएगा ना टोटल, तो 12 और 8 20, 10 30, 40, 5 45। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे छठा क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखना है। क्या कहता है, देख सकते हो यहाँ पे, कहता है कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेट AB का ढाल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ग्राफ नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो सातवां का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका PR/PG, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, इसको छोड़ देना वैसे। अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन मांग जो है वो प्रभावित करने वाला कारक नहीं है ना। मांग को कौन प्रभावित करने वाला कारक इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की आय, यानी कंज्यूमर इनकम जो है वो आपका मांग को यानी डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत है इसमें से, बोल सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, क्या है, कहता है यदि कहता है यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग जो होती है वो कम हो जाती, तो ये वस्तुएं क्या कहलाएंगे, है ना। ये वस्तुएं क्या कहलाएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतियोगी वस्तुएं, है ना। अनेक का, है ना, कॉम्पिटिटिव गुड्स, अनेक का दाम घटा तो साला दूसरे का भी घट गया, है ना। अगला कहता है इफ 5% फॉल इन अ प्राइस इंक्रीज डिमांड व 8%, है ना। कहने का मतलब कि यदि कीमत 5% घटने पर मांग 8% बढ़ती है तो मांग की कीमत लोज का मान क्या होगा, है ना। क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, यानी कि जो मांग जितना परसेंट बचा, है ना, वो कीमत का परसेंट से दे दो भागा, तो 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, तो 30 भागा नहीं लगेगा पॉइंट, है ना, तो 30, 5 30, तो 1.6 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 10वां का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन विल द बजट लाइन शिफ्ट टू दी राइट, यानी कि बजट रेखा दाहिनी ओर कब विवर्तित होगी, तो इसका 11 का सही आंसर जगह यहाँ पे कि इंक्रीज दी कस्टमर इनकम, यानी उपभोक्ता की आय में जब वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का 11 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कहता है मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या है सर, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जब बीचों बीच रहेगा ना यहाँ पे, तो उसका मांग का लोच रहता है 1, और इधर जाएगा तो मांग का लोच घटता है, ऊपर जाएगा तो मांग का लोच बढ़ता है। समझ आ गया कुछ, तो यहाँ पे 12 का जो सही आंसर हो जाएगा सर आप लोगों का, वो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लेस देन 1, 1 से कम होगा नीचे, है ना, 1 से क्या होगा, कम होगा। यहाँ होता है 1, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि मांग रेखा AB के बिंदु G पर, ये तो बता ही दिया 1 से कम, ठीक है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि उदासीनता, है ना, क्या बोलता है, उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है ना। व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, है ना। तो यहाँ पे 13 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है कि यदि आय बढ़ने से वस्तु X की मांग बढ़ती है तो वस्तु X क्या होगी, है ना, यानी कि इफ डिमांड फॉर गुड्स X फॉल्स व्हेन बिकम राइज, कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इज X, तो X किस प्रकार का गुड्स है सर। तो इसका जो 14 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, वो जगह यहाँ पे घटिया वस्तु, है ना, इन फॉरवर्ड गुड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोग पूरक वस्तु का है ना, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कौन इन चारों में से एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी संपूरक वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए समपूरक, संयोग पूरक नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए समपूरक, ठीक है, थोड़ा सुधार लेना है।
तो 15 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी और शुगर। ठीक है, चाय और चीनी एक दूसरे का संपूरक है। ठीक है, चाय और कॉफ़ी ये दूसरे का अलग है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। लक्स साबुन और डब ये दोनों अलग अलग साबुन है, लेकिन देखो जब तक चीनी नहीं रहेगा तब तक चाय नहीं बनेगा, तो एक दोनों का ये संपूरक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहते हैं, यानी कि दी फिजिकल रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उत्पादन फलन, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं जब, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट इक्वल आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, कब एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इक्वल कब होगा सर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा यहाँ पे कि जब औसत उत्पादन अधिकतम होगा तब, यानी एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है यदि कुल लागत टीसी और उत्पादन मात्रा क्यू है तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा, यानी कि इफ द टोटल कॉस्ट इज टीसी और आउटपुट इज क्यू, तो कहता है कि द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल कॉस्ट विल बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का 18 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल में से है, यानी कि रिटर्न्स टू आपका स्केलर आर रिलेटेड, है ना, टू विच पीरियड, यानी किस काल से ये दूसरे से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन्ग रन, यानी दीर्घकाल, है ना, लॉन्ग टाइम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तित साधनों में विभक्त किया जाता है, यानी इन विच पीरियड आर इनपुट्स डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो किस पीरियड में सर, तो लॉन्ग पीरियड की, वेरी लॉन्ग पीरियड की, शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर समर रीजन के लिए, है ना, पीरियड समझना रन को एक तरह से। तो यहाँ पे 20 का हम लोग का सही आंसर जो हो जाने वाला है, हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट पीरियड यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अल्पकाल, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त जो अगम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट इज कॉल्ड, है ना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं सर, तो उसको हम लोग यहाँ पे आय होगा यहाँ पे। ठीक है, अगम नहीं होगा, ये आय होगा, प्राप्त आय को हम लोग क्या बोलते हैं ना, मिस्टेक कर दिया है, टाइपिंग वाला आय होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 21 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत आय उसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है, यानी कि विच को कहता है विच कॉस्ट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट, है ना, यानी आउटपुट चेंज होने से कॉस्ट कैसे बदलता है सर, तो 22 का यहाँ पे सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 23 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 फार्म है, प्रत्येक 50 इकाई पूर्ति करता है, तो बाजार पूर्ति क्या हो जाएगा, 3 फार्म है सर, सब कोई 50-50 कर रहा है, तो दिमाग में लगा सकते हैं कितना हो जाएगा, 50-50-50, 50 + 50 + 50 150 ना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है एक उत्पादक 5 इकाई बेचकर 50 तथा 6 इकाई बेचकर 70 प्राप्त करता है, तो सीमांत आय का मान क्या होगा, यानी कि सेलिंग जो है 5 यूनिट है तो अर्न करता है 50, 6 यूनिट को सेल करता है तो अर्न करता है 70 रुपीज़, तो कहता है इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर याद रखना है कि 20 रुपये हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 20 रुपीज़। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट ऑक्योर्स व्हेन, यानी कि लाभ अलाभ बिंदु की जो होती है वो कब प्राप्त होती है, जब क्या होगा, तब लाभ और अलाभ, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त होगा, तो 26 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टीआर और एमसी जब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो 26 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीआर = जब एमसी हो जाए। ठीक है, टोटल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अगला देखिए क्या बोलता है, कहता है कि अल्पकाल में एक उत्पादन जो है उत्पादक एक उत्पादन बंद करता है कम समय के लिए, तो कहता है जब कीमत, यानी कि शॉर्ट रन व्हेन डज अ प्रोड्यूसर शट डाउन प्रोडक्शन, यानी कि कोई उत्पादक है, ठीक है, वो कुछ समय के लिए उत्पादन को रोक देता है, तो कब वो रोकेगा, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, है ना, वो चला के तभी ना बंद कर दे रहा है उत्पादन को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब प्राइस जो होगा
वो कम हो जाएगा मिनिमम एबीसी से, यानी न्यूनतम एबीसी से जब कम हो जाएगा मूल्य तब। ठीक है, अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 27 तो हो गया ना। कहता है कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म, फार्म यहाँ पे लिख सकते हैं, को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है ना। तो किस प्रकार का उसको लाभ प्राप्त होगा सर, तो इसका सेंस जगह यहाँ पे सामान्य लाभ है ना दीर्घकाल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि मांग वक्र क्यू बराबर इतना है तथा पूर्ति वक्र इतना है, तो इसका साम्य कीमत क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 29 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 5% में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति कीमत लोच का मान क्या होगा सर, है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि वस्तु की कीमत 5% बढ़ रही है और उसकी मात्रा 4%, तो 4% मात्रा और 5% वृद्धि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काटेंगे 5 एकम 5, भागा नहीं लग रहा है ना, भागा नहीं लग रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, नहीं इस तरह से गाड़ी गाड़ी उल्टे कर दी, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नीचे रख देना 5/4, तो काटेंगे इसको, बस भागा दे देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 0.12 है ना, 1.25 इसका होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लेना वैसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 60 क्वेश्चन। ऐसा करते हैं हम आपको इसी में से और बता देते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन इसी वीडियो में हम बता देते हैं। ठीक है, बस दिल को थामे रखना है, टेंशन नहीं लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। हम लोगों ने अभी तक 60 क्वेश्चन कर लिया है, अब हम लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, इसी वीडियोस में हम आपको दे देने वाले हैं 150, ठीक है, यानी 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम पूरे रट के जाना है। और इसके साथ कहीं और ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइएगा, उसके बाद आराम से आपका 90 से प्लस आपका किस में स्कोर हो जाएगा, तो आपके इकोनॉमिक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए हम लोग के सामने क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 30 तक जाएगा, तो 60 तो हो चुका है, 30 और देखेंगे 90 हो जाएगा, फिर 30 और फिर 30, तो हो जाएगा आपका 150। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आदर्शक अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है ना, यानी कि व्हाट इज द ट्रू रिगार्डिंग आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो कौन सा सत्य है सर, तो यहाँ पे पहला का सेंस है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, है ना, यानी आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है, ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा होता है, यानी इन विच इकोनॉमी आर, जो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता है किसके द्वारा, तो मार्केट फोर्स के द्वारा। ठीक है, फोर्सेस के द्वारा। तो इसका कौन सा है यहाँ पे, कौन सा आपका सेंट्रल प्रॉब्लम है सर, तो यहाँ पे दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है तीसरा कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिना और विवर्तित होने का क्या कारण है, यानी कि व्हाट इज द रीजन फॉर राइटवर्ड शिफ्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका मतलब ये होता है सर कि क्या हो गया है, तो तकनीकी विकास हो गया है ना, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कहता है एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं का त्याग करता है, तो धान उत्पादन का जो अवसर लागत है वो क्या हो जाएगा, वो अवसर लागत क्या हो जाएगा सर, तो इसका सही आंसर है 120 क्विंटल गेहूं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुएं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा, है ना। तो हम लोग के सामने यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये दिया है और इसमें से आपको सजाना है ए बी सी, तो इसमें से सही क्रम आपको सजाना है। ठीक है, तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सी इज ग्रेटर देन ये और ये इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में के अंतर्गत किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो किसका अध्ययन किया जाता है सर, तो सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। ठीक है, यानी डिटर्मिनेशन फॉर जनरल प्राइस लेवल। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है तो अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, यानी कि द चेंज इन टोटल आपका जो यूटिलिटी होता है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं सीमांत उपयोगिता, है ना, अनमार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कुल उपयोगिता है ना अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान होगा, यानी कि टोटल जो यूटिलिटी होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब मार्जिनल यूनिटी को क्या होना चाहिए, है ना। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीरो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी विच स्टेटमेंट अबाउट इन डिफरेंस कर्व इन रॉन्ग, है ना। कौन सा गलत कथन गलत है इसमें से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है जो प्राइस होगा किसका, तो आपका कॉमोडिटी का इंक्रीज करेगा 4% और डिमांड डिक्रीज करेगा 8%, तो कहता है इसका प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो इसको तो बताए हैं कि इसका 8 को कर दो 4 से भागा, इसको बड़ा इससे भागा दे दो, यानी कि कैसे भागा देना ध्यान दो किसी वस्तु की कीमत में कितना वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और उसका मांग कितना है, ठीक है, तो मांग बटा वृद्धि, तो 4 कम 4 4 दूनी 8, तो 2 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा 10वां का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि व्हेन आ कंज्यूमर जो है वो परचेज करता है एक हैंडल को लाइंग ऑन बजट लाइन, ये बजट लाइन है, तो कहता है इसका इनकम क्या होगा, है ना। इनका इनकम क्या होगा सर, तो देखिए यहाँ पे इसका इनकम जो है वो 1 से कम है, नीचे है ना सर, तो इसका इनकम क्या हो जाएगा 1 से कम, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 1/3 बोल सकते हैं जनरली, है ना। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओ सी होगा ना, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही होना चाहिए संपूर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य, ओहो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है इधर, हाँ प्रिंट कराने दिए ना, थोड़ा सा बहुत मिस्टेक किया, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर जो होगा 12 का यहाँ पे जनरली वो होगा यहाँ पे 1 से कम होना चाहिए, यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। इसका सही आंसर जो होगा वो ऊपर वाला जो कर्व था उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत है, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो है ये वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन ये वाला जो है यहाँ पे एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने का एक उपभोक्ता की डैश आय खर्च होती है, तो कितना खर्च होता है, तो आधी आय खर्च होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक है, थोड़ा सा सुधार लेना सर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक सामान्यता कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयोगिता की गिनती की संख्या में मापा जा सकता है, ये वाला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपया और रसगुल्ले और गुलाब जामुन पर खर्च करना चाहता है, दोनों की कीमतें 4 और 5 रुपये है, तो मात्राएं एक्स और वाई है, तो कहता है बजट रेखा जो समीकरण होगा वो क्या होगा, तो इसको एकदम आधी कर लेना है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4x + 5y = 20, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 40 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोगी प्रतियोगी का वस्तु का एक क्या है, तो जोड़ा है ना, संयोग है, जो भी समझोगे। 15 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेप्सी एंड कोका कोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो सही हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव बोला है यहाँ पे, ठीक है, संपूरक नहीं बोला है ना। अगला कहता है यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत वाई एच के समानांतर है तो मांग कीमत का लोच का मान क्या होगा सर, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा उसका मान जो होगा वो एक तरह से शून्य होना चाहिए नियम से ना, तो 16 का सेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला बोलता है व्हाट इज द मीन्ड बाय प्रोडक्शन, उत्पादन का क्या तात्पर्य है, यानी कि क्या मतलब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे संसाधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ रिसोर्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि परिवर्तित साधन में सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इनपुट इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं सीमांत उत्पादन, है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ठीक है। अगला बोलता है हु इज़ प्रोड्यूसर, यानी उत्पादक इसमें से कौन होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि संसाधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कहता है कि उत्पत्ति के संसाधनों में 5 इकाइयाँ 24 तथा 6 इकाइयाँ 30 इकाइयों का उत्पादन करता है, तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा, है ना, यानी कि यहाँ पे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 यूनिट, है ना, 20वां का सही आंसर हो जाएगा 6 यूनिट। अगला कहता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के
कितने स्तर की व्याख्या करता है, ठीक है। तो कितने स्तर की व्याख्या करती है, तो ये इस 3 स्तर की, ठीक है, 3। अगला, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? शेप ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज, तो क्या कैसा होता है सर? तो उसका जो आकार होता है सर वो होता है यू आकार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, वो जगह आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, अस्थायी कर्मचारी का वेतन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कहता है औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होती है जब औसत लागत क्या होनी चाहिए, तो जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री में उत्पादन को प्राप्त राशि को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो उसको कहते हैं कुल आय या फिर टोटल रिवेन्यू, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, वो ठीक है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच रिलेशन अमंग टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी इज ट्रू। कौन सा रिलेशन इसमें से सही है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे हम लोगों का 26 का सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हेन डिमांड ऑफ आपका कमोडिटी इंक्रीज बट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति को में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब संतुलन कीमत में क्या होगा, है ना, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा सर? तो क्या होगा सर? तो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि यदि किसी वस्तु की मांग डी और पूर्ति एस है तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि डी बराबर एस, है ना, ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, 28 का सही हो जाएगा। अगला, द मिनिमम जो होता है वो सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको बोलते हैं ना, ऑफ कमोडिटी इज, यानी किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थक मूल्य बाजार मूल्य से क्या होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक होती है, यानी कि मोर देन मार्केट प्राइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि एस बराबर एफ पी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। हम लोगों ने 90 क्वेश्चन देख लिया, बस अब आपको 60 क्वेश्चन और इसी वीडियो में एकदम देख लेना है दिल थाम के, और बिंदास होकर एग्जाम देने जाना है। इससे अलावा आपका टाइम मिलेगा तो कम से कम 3 साल का प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग के सामने देखा जाए तो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, ये स्टार्ट होगा 1 से ही, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेना है। कहता है उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है, किस तरफ गिरता है, यानी द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ द प्रोडक्शन जो होता है वो पॉसिबिलिटी फॉल्स, यानी किस तरफ गिरने का पॉसिबिलिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डिटरमाइंड एज, कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दूसरे का। अगला, नीचे दिए गए रेखा चित्र की मांग की लोच है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज दी क्या लिखा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द लाइन डायग्राम गिवन बिलो, है ना, मांग एक कीमत है इधर, ये आपका मांग है, ठीक है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि कम लोचेदार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम नहीं इकाई लोचेदार, है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का तीसरा का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना है ना। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड, है ना, यानी कि आयात होना चाहिए यहाँ पे, आयात को निर्गत, है ना, या फिर आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट मतलब होता है आयात, आउटपुट मतलब होता है निर्यात एक तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं उत्पादन, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। अगला कहता है यहाँ पे कि किसी परिवर्ती साधन एल और औसत उत्पादन, है ना, ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द एवरेज आउटपुट और द वेरिएबल फैक्टर, है ना। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्यू बाय एल, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे पांचवा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
पूर्ति के निगम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सप्लाई? तो 6 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका एस बराबर एफ पी। ठीक है, ऑप्शन ये। अगला, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में के समय होना चाहिए ना, के समय तत्व का विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वां का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एकाधिकार मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो इसका शर्त हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र कैसा होता है? यानी कि जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है? तो वो होगा औसत अग्र वक्र। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कर्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोलता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट था, है ना, वो इन क्या लिखा हुआ है, तो वो इन ट्रेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि मार्शल, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा सा खांसी हो गया, फिर भी वीडियो बना रहे हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा जरूर मेहनत करना। सर कहता है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 11 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति 15% बढ़ जाती, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? ठीक है, यानी कैसी होगी? तो इसका 12 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोचदार, इलास्टिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। अगला कहता है किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड्स ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज कर जाता है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। अगला, बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? यानी व्हेन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड राइज। ठीक है, कब? तो 15 का यहाँ पे सही आंसर जो हो जाने वाला आप लोगों का हो जाएगा सी, यानी जब डी ग्रेटर देन हो जाता है एस से। ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है सेल से। ठीक है, तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 16 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो इच्छुक लोग हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो इसका सही आंसर जहाँ पे याद रखना हमेशा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, 5%। अगला कहता है कि अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द का क्या अभिप्राय है? तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है यहाँ पे कि पूंजी वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, यानी इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, अगला कहता है आय में जो चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्र मॉडल के कारकों को सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, परिवार से फर्म की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा भुगतान की गई जो वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वैकिक आय, ऑप्शन नंबर डी। अगला, द जनरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये तो बताया ना पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका यहाँ पे J.S. केन्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, GDP और NDP में क्या संबंध है? अनिवार्य द रिलेशन ऑफ GDP एंड NDP, दोनों में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे GDP बराबर NDP प्लस मूल्य ह्रास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वस्तु का के निर्माण में गेहूं का एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला कहता है किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस जो होगा मद मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। यानी किस वर्ष जीडीपी की गणना में जो होगा वो यहाँ पे किसी यहाँ पे मद में के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा हम लोगों का। ठीक है, यानी कि प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य। ठीक है, अगला कहता है निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो 25 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है,
अगला कहता है सन 2016 में किए गए जो विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, इससे इजी कुछ हो सकता है। इसका सही आंसर होगा 500 और 1000 के नोटों को, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, है ना, जनता से जमा स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन बोलता है भारत का एक केंद्रीय बैंक है, भारत का इसमें से एक सेंट्रल बैंक जो है वो कौन है बाबू, तो इसमें से हम लोग का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड मनी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा M1, ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर। अगला उपभोग फलन इतना है में प्रेरित उपभोग है, इसमें से उपभोग कौन है सर, इसमें तो ये है ना इसका सही आंसर, तो पहले ही बताया है। 30 का सही आंसर यहाँ पे ये होगा। ओहो नहीं नहीं नहीं, इसमें बोला उपभोग कौन है ना, उपभोग बोला तो उपभोग बगैर वाला होगा ना, BY, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। टोटल हम लोगों ने 120 देख चुका है। अब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और आपको रट लेना है, ठीक है, और बाकी जरूर हम कह रहे हैं कम से कम 5 साल नहीं 3 साल का PYQ पढ़ के जाइएगा सर, उसके बाद देखिएगा आपका नंबर कैसे आएगा, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कर चुके हैं, 30 बचा हुआ है। कहते हैं निम्नलिखित में से किस वक्र में जो होता है वो संसाधनों के उत्तम विनिधान, है ना, से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पादन जो होता है वो संयोग को दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो पहला का यहाँ पे सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, प्रोडक्शन क्या लिखा है पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, कूटों का प्रयोग करते हुए विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका दूसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी हो जाएगा, है ना, यानी एक देश में वस्तुओं की कीमतों क्यों बढ़ती है ये वाला, ठीक है, और डी होगा यहाँ पे, मैंने 2 होगा इसका सही आंसर, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ये भी और ये वाला, ये दोनों सही है, ठीक है, पहला और चौथा, ठीक है। निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का रुपया से, ठीक है। अगला कहता है यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है और उस वस्तु की मांग होगी, लोच मान 2 है तो उसका मांग ही कितना हो जाएगा सर, तो उसका मांग हो जाएगा यहाँ पे आपका लोचदार इलास्टिक, ऑप्शन नंबर 20 का सही। अगला कहता है यहाँ पे कि एक उपभोक्ता का जो अधिमान एक दिष्ट होता है उस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता की वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किस बंडलों का उदासीन होगा। तो पांचवा का यहाँ पे जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी ए एंड डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से पूरक वस्तु का एक उदाहरण है, तो ये तो पहले बताया ना, इसमें से पूरक कौन हो जाएगा आपका, तो ये तो है नहीं, चाय और कॉफ़ी आपका ये तो होगा नहीं, हाँ कलम और स्याही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही। अगला कहता है सामान्य एक औसत उत्पादन वक्र का आकार होगा, कैसा होगा सर, तो सातवां का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आप लोगों का उल्टे यू का आकार का, ठीक है। अगला बोलता है कि पैमाने के लिए स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दोगुना वृद्धि किया जाए तो उत्पादन में कितना वृद्धि होगा सर, तो उत्पादन में यहाँ पे दोगुना वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहता है ये आपको चित्र दिया गया, ठीक है, चित्र में जो आयत OAB का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, ये वाला क्षेत्रफल क्या दर्शाता है सर, तो ये वाला क्षेत्रफल जो है यहाँ पे क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। अगला कहता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो होता है वो फर्मों की संख्या कैसी होती है सर, होती है कैसी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अत्यधिक, है ना, लार्ज नंबर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो 11 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल, ठीक है। अगला कहता है कि निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के लिए किस मान का मापदंड यहाँ पे होता है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 से कम, ठीक है। अगला कहता है कि आपका एकमुश्त कर लगाने के लिए किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है, तो इसका सही आंसर होगा पूर्ति कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अन्य बातें समान रहे पर उससे किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अधिक
कहता है अधिक मांग की स्थिति में कीमत में जो होता है वो परिवृत्ति कैसी होगी सर? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वृद्धि होने की। ठीक है, अगला कहता है कि अधिक पूर्ति की स्थिति होती है जब जब क्या होगा सर, है ना? तो इसका सही आंसर होगा जब, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या, यहाँ पे डी जो है आपका मांग है, डिमांड है, और एस आपका पूर्ति, सप्लाई। ठीक है, जब डिमांड कम हो जाता है, पूर्ति ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा होने लगता है, तब ऐसा स्थिति आता है ना। कहता है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एकाधिकार में अधिकतम कुल जो आगम में उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा 1 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्वाधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है? यानी हाउ मैनी सेलर्स आर दी देयर इन आपका डॉपली। तो 19 का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आप लोगों का 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार प्रतियोगिता। अगला लिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की नकदी मांग में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए कहता है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय, निम्न कहता कूटों के प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि प्रतिभूतियों की बिक्री, है ना, प्रतिभूतियों की बिक्री, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना, यहाँ पे बी कहने मतलब ये बी और सी दोनों सही होगा, ये वाला भी सही है और आपका ये वाला भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? तो 24 का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, निगम कर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसका जो 25 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेवा कर। अगला क्वेश्चन कहता है यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपयोग व्यय अपरिवर्तित होता है तो इस सिद्धांत को एमपीसी का मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ज़्यादा नहीं 3 क्वेश्चन है। कहता है में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यय। कहता है कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का एक अनुमान क्या कहलाता है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीमांत औसत प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि विदेशी विनिमय दर क्या है ना? तो 29 का सही आंसर होगा यहाँ पे देश मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भुगतान संतुलन। तो ये हो गया आपका टोटल 150 क्वेश्चन, एकदम पूरा इसको रट के जाइए और कम से कम 3 साल का जितना होगा क्वेश्चन उसको पढ़ के जाइएगा सर, है ना, और आराम से एग्जाम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।